हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो। बेटा आज हम ये जो एडवांस का पेपर हुआ है नए सिलेबस का, जुलाई 2021 अटेम्प्ट का, उसको हम इन शॉर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पूरा पेपर तो एनालाइज नहीं कर रहा, पूरा मैं पर सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट इन शॉर्ट आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस एडवांस के पेपर के बारे में, जो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी जो एग्ज़ाम अब देने वाले हैं। बेटा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों के लिए यूजफुल है, जो एग्जाम दे चुके और जो देने वाले हैं। सबसे पहली चीज इस पर कमेंट, एज ए टीचर मेरा कमेंट क्या हो इस पेपर को लेकर के। बेटा अभी तक तो मैंने देखा कि एडवांस के पेपर इन मोस्ट ऑफ द केसेस पूरा पूरा मॉड्यूल से आता रहा और जनरली एवरेज से बिलो एवरेज रहा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि काफी कुछ बदल दिया ट्रेंड, और इंस्टीट्यूट ने प्रूव कर दिया कि देयर इज नो ट्रेंड। जो इंस्टीट्यूट का एक पुराना फीचर था कि देयर इज नो ट्रेंड, वो यहाँ पर प्रूव होता दिखाई दे रहा है। कोई ट्रेंड नहीं है। बेटा ये सीए की एग्जाम है, आईसीआई का अपना स्टैंडर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो स्टडी मॉड्यूल में नहीं थे, कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कोचिंग क्लासेस के नोट्स में नहीं थे। इस वजह से मैं कहूंगा कि ये पेपर एवरेज भी कह सकता हूं और एवरेज से अबो कहना ज्यादा बेहतर होगा। बेटा बिलो एवरेज तो नहीं था, एवरेज से ऊपर ही मैं बोल सकता हूं। यदि मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं तो ये एवरेज से अबव स्टैंडर्ड था। मतलब आईसीआई के स्टैंडर्ड पे तो था, लेकिन स्टूडेंट के एंगल से थोड़ा सा अबव एवरेज था। बेटा यहाँ पर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो मैं डिस्कस करता नहीं कि इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, ये आपको असीम सर पढ़ाते हैं। मैं आपको बेटा थोड़ा स्पीड से डिस्कस करूंगा और बाद में डिटेल में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अलग से अपलोड करूंगा। तो अभी आपको मैं इन शॉर्ट बताने जा रहा हूं बेटा पेपर का रिव्यू। बेटा जो पहले सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ए, बेटा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर बायबैक का है। बेटा ये आपके नोट्स में भी है और ये स्टडी मॉड्यूल में भी है। हाँ वहां पर फिगर में चेंजेस है डेफिनेटली, बाकी एज इट इज क्वेश्चन विथ सेम लैंग्वेज, चेंज इन फिगर के साथ ही क्वेश्चन है। बस ये है कि बेटा वहां पर लिखा हुआ था नॉन लिस्टेड कंपनी और इस क्वेश्चन में लिस्टेड या नॉन लिस्टेड लिखा हुआ नहीं था। तो आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में कंपनी लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड। तो आपको जो चाहे एजम्पशन लेकर कर सकते हैं सॉल्व। मॉड्यूल में ये क्वेश्चन में लिखा था नॉन लिस्टेड कंपनी, तो बेहतर होगा आप इसको नॉन लिस्टेड मानकर सॉल्व किया हो तो बेहतर होगा। मतलब ऐसा फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए तो आप नॉन लिस्टेड मानकर क्वेश्चन कर दे, जिसके आपको प्रोविजन ज्यादा अच्छे से याद है। बेटा उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है ये डिफरेंशियल लाइट, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बेटा थर्ड क्वेश्चन में जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन बेटा आपके नोट्स का क्वेश्चन है। ये नोट्स से काफी कुछ मिलता जुलता है। तो बेटा यदि आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स के होमवर्क में तो क्वेश्चन दिख तो मिलेगा। ये जो पूछा है ना कि गुडविल वैल्यू एडजस्ट कैसे की जाए, तो बेटा ये तो आपको एज इट इज मिलेगा, एज इट इज लैंग्वेज मिलेगा। होमवर्क का क्वेश्चन देखिएगा आप, पार्टनरशिप में ये क्वेश्चन होमवर्क में है और क्लास वर्क से काफी कुछ मिलता होता है, मॉडल के क्वेश्चन से मिलता होता है, लेकिन होमवर्क में जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है ये क्वेश्चन एज इट इज है, उसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट एज इट इज पूछे गए हैं। उसके बाद बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ लिमिटेड वाला एनबीएफसी का, ये क्वेश्चन भी बेटा अपने नोट्स में भी है, स्टडी मॉड्यूल में भी है। स्टडी मॉड्यूल में वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम में है, सिंपल सा इस अमाउंट पर आपको बनाना है प्रोविजन कि भाई 12 मंथ से कम है तो नो प्रोविजन, फिर 24 मंथ तो 10%, फिर 30%, फिर 70% लाइक। तो बेटा ये इस लायक क्वेश्चन है कि डिस्कस किया जाए। सिंपल सा इस पर आपको इस अमाउंट पर लगाना था परसेंटेज, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका है होल्डिंग में। बेटा होल्डिंग में इन्होंने फिर से पूछा है कंसोलिडेटेड पी एंड एल रादर देन बैलेंस शीट। हमने कितने क्वेश्चन किए बैलेंस शीट पर और पूछ लिया, जिस पर हमने 2 क्वेश्चन किए और एक बेसिक एग्जांपल किया और 2 क्वेश्चन किए। बस खास बात यह है ये क्वेश्चन एज इट इज अपने नोट्स के जैसा है, ये मॉड्यूल में नहीं है। आपके स्टडी मॉड्यूल में, करंट वाले मॉड्यूल में नहीं, पुराने मॉड्यूल में था, लेकिन आपके नोट्स में ये क्वेश्चन बेटा हमने करवाया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, ये नोट्स में क्वेश्चन अवेलेबल है विद चेंज इन फिगर। सेम क्वेश्चन बेटा, सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन, पर जनरली बच्चा बैलेंस शीट के ढेर सारे क्वेश्चन करता है, पीएनएल के कम करता है, प्रैक्टिस कम करता है। आ गया कंसोलिडेटेड पीएनएल। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि आप ये कभी भी मत मानो कि बस ये चीज ज्यादा आती रही तो यही आएगी।
अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है, ये तो सिर्फ गुडविल या कैपिटल निकालने का जो वर्किंग नोट है ना अपना, होल्डिंग में बैलेंस शीट बनाते वक्त हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल, बेटा उसका बेसिक एग्जांपल है। ऐसे हमने 10 एग्जांपल किए होंगे, हर क्वेश्चन में गुडविल निकाली होगी। तो ये तो हमारे प्री के 5 मार्क थे, डैम इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये 5 मार्क का बी क्वेश्चन, मतलब होल्डिंग उन्होंने 20 मार्क की पूछ ली। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन जो आया है नंबर 5 ए, बेटा ये क्वेश्चन जो आया है अमलगमेशन का, बेटा ये क्वेश्चन है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, है ना। लेकिन बेटा आप यदि पार्टनरशिप में देखेंगे तो पार्टनरशिप के में ऐसा क्वेश्चन हमने किया भाई, इसमें क्या था बेटा, बैलेंस शीट आपको दी है मार्च 2020 की, और एब्जॉर्प्शन जो हुआ है ना, अमलगमेशन जो हुआ है ना, वो 1 जुलाई को हुआ। बेटा मार्च के बाद मार्च की बैलेंस शीट दी है, लेकिन टेक ओवर यानी एब्जॉर्प्शन जुलाई में, मार्च अप्रैल में, 3 महीने बाद हुआ। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, 3 महीने बाद की बैलेंस शीट पे लाना पड़ेगा। और बेटा ऐसा क्वेश्चन हम पार्टनरशिप में कर चुके हैं। आप पार्टनरशिप चैप्टर देखिएगा, उसमें हमने देखा है कि एक पार्टनरशिप में डिसॉल्व हो रही है, लेकिन बैलेंस शीट दी है मान लीजिए एक डेट की, और डिसोल्यूशन हुआ है 6 महीने बाद, तो आपको 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाना है। बस उसी पैटर्न पर आपको पहले क्या करना है, हमको एक नई बैलेंस शीट बनानी है 3 महीने बाद की, और उसके बाद टेक ओवर का फिर इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में मतलब वो हमने यदि पार्टनरशिप वाला वो क्वेश्चन किया हुआ है अच्छे से, और बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट यूज करके आपको बैलेंस शीट 3 महीने बाद पे शिफ्ट करनी है, उसके बाद टेक ओवर की, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब लीक से हटके था, थोड़ा डिफरेंट था, उन्होंने अमलगमेशन में वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन का फंडा डाल दिया। बेटा उसके बाद बाकी सब बहुत इजी है, पीसी निकालना है और नेट एसेट निकालना है, और क्वेश्चन में सिर्फ कुछ वर्किंग नोट पूछ लिए हैं जो हम बनाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन तब जब आपको पार्टनरशिप वाला वो क्वेश्चन याद था और बेसिक आपका स्ट्रांग है, आप बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट को 3 महीने बाद पर शिफ्ट करो, उसके बाद टेक ओवर के एडजस्टमेंट करना है आपको। बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैंक। ये क्वेश्चन बैंक के P&L का है, और ये बहुत बहुत पुराने स्टडी मॉडल से लिया हुआ है। जो आपके नए मॉडल से क्वेश्चन हटा दिया गया शायद, और पुराने मॉडल में था वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया है इन्होंने। इसमें एक नया पॉइंट डाल दिया जिसका कोई मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम प्रोविजन तो बनाती है ना, ये प्रोविजन बनाना ही है इस परसेंटेज से। तो ये जो पॉइंट दिया है ना कि एक कस्टमर 5 लाख का था जो इंस्टॉलमेंट हो गया, जिस पर 50% ही मिलेगा। बेटा जब हम प्रोविजन बना ही रहे हैं अपने प्री डिसाइडेड परसेंटेज से एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, तो फिर इसके लिए अलग से कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बैंकिंग के P&L का। बेटा मैं बस ये इन शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा अगले वीडियो में। अभी आज तो मैं आपको बहुत कम टाइम बताना, जस्ट ये चाहता हूँ कि पेपर क्या था। उसके बाद बेटा जो ये है डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है, और ये जो आपका हाँ ये जो बी क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी, ये तो क्या लड्डू क्वेश्चन है लिक्विडेशन का, जो हम बेसिक सीखते हैं एग्जाम्पल बना बना कर कि वो दिखाते हैं ना कि 2 तरह के शेयर्स हैं, तो एक फुली पेड अप है, एक पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप वाले से कुछ मंगाया जाए, फुली पेड अप वाले को कुछ दिया जाए, किससे कॉल किया जाए, किसको पेमेंट किया जाए, ये वही क्वेश्चन पूछ लिया जो हम एग्जाम्पल में लेते हैं, वो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस ये है कि इसमें इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग है, एक की फेस वैल्यू 100 है, एक की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है नोट्स में, एक की फेस वैल्यू 100 थी, एक की फेस वैल्यू 50 थी। वो क्वेश्चन हमने किया है, जिसने वो क्वेश्चन लॉजिक से किया हुआ है वो ये क्वेश्चन कर सकता है जिसमें फेस वैल्यू एक की 100 रुपीज है, एक की 10 रुपीज है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बशर्ते आपने वो डिफरेंट फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन किया हुआ है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन रिटर्न ऑन सेल, ये तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो था जो भी क्वेश्चन ये था 6 का, जो ये क्वेश्चन था ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट जब तक किया हुआ ना हो नहीं कर सकता। एक तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी जो हमारे काम की नहीं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ नहीं आती, और ऐसा क्वेश्चन न मॉड्यूल में है न किसी के नोट्स में है। जहाँ तक मैंने देखा कई कोचिंग क्लास के नोट्स में नहीं है, हो सकता है किस्मत से किसी कोचिंग क्लास के नोट्स में हो, बाकी मैंने तो जहाँ तक पता किया कहीं नहीं है। अब बेटा
फाइनल में कभी पूछा होगा सीए फाइनल में। अब यहां पर ये एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होती है, हमें कोई मतलब नहीं इससे। उसके बाद जनरली क्या होता है, मार्केट प्राइस से एक्सरसाइज प्राइस कम होती है, कि मार्केट 100 रुपए का चल रहा है तो कंपनी उसको अपने एम्प्लॉय को 70 में दे रही है, 80 में दे रही है, 20 में दे रही है, 40 में दे रही है, 50 में दे रही है। तो यहाँ तो 100 का शेयर 100 में दे रही है, अजीब सी बात है। और फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई नहीं। और एक्सपेक्टेड 4 फीचर्स पर ईयर, इसका मीनिंग भी एकदम क्लियर नहीं है, बच्चों को एकदम क्लियर नहीं होता। लगता तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि हर साल 3% एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन लिखा ये है एक्सपेक्टेड 4 फीचर पर ईयर 3%। तो लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट दे दी है। हाँ, ये जरूर हमने वैसा क्वेश्चन किया है कि पहले साल एम्प्लॉय इतने चले गए, फिर इतने चले गए, फिर इतने चले गए, वो क्वेश्चन हमने किया हुआ है। लेकिन फिर भी वो किया हुआ तब भी इसको करना डिफिकल्ट टास्क था। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन फाइनल लेवल का है, डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने पेपर को अबोव लेवल, एवरेज लेवल कहा है, ऐसे क्वेश्चन की वजह से। और बाद में इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू 7 रुपीज दी हुई है। ये तो बायबैक में, ये तो हमने इस में कभी सुनी नहीं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब लगता है कि ये फेयर वैल्यू होना चाहिए, जिससे हम इसॉप के एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस निकालते हैं, शायद ये होना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करने के लिए अभी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि वो वीडियो बनेगा तो 1 घंटे से कम का वीडियो नहीं बनेगा। और अभी मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि आपको अपने एडवांस का पेपर जो आने वाला है उसके लिए आपको ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। सिर्फ मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा, इसलिए कहता हूं कि मॉड्यूल तो आपको करना ही है, और साथ में क्लास वर्क के क्वेश्चन भी करना है, जो मॉड्यूल में नहीं है वो मेरे नोट्स के क्वेश्चन भी करना है। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कभी और करवाऊंगा जो ना हमारे मॉड्यूल में है, जो हमारे नोट्स में नहीं है, या कहीं और से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि हम अगले ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो बेटा बस ये बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट में जो पेपर सेटर है वो आईसीआई के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। उन्होंने शायद नया वाला मॉड्यूल नहीं देखा, वो देखते तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। उन्होंने पुराना मॉड्यूल देखा या जो भी कहें, उन्होंने मॉड्यूल को बेस नहीं बनाया, बल्कि क्वेश्चन बहुत अलग अलग जगह से लिए हैं, बहुत डिफरेंट लिए हैं। तो यहाँ पर 40-50 मार्क लाना बहुत आसान है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बहुत इजीली मैनेजेबल हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर 60-70 मार्क लाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और इसमें 80, 85, 90 प्लस लाना तो वाकई बहुत, मतलब एक काबिल तारीफ होगा यदि उस बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट को 85-90 स्कोर किया, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ एक स्टूडेंट के एंगल से। तो बस यही कहना चाहूँगा बेटा मैं कि आप एडवांस के पेपर को लाइटली नहीं लीजिए। जनरली क्या होता है, हम अकाउंट के पेपर को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर है वो तो निकालना ही है, फर्स्ट ग्रुप तो करना ही है सर, सेकंड तो हम दे रहे हैं, जहाँ ये फीलिंग आती है फिर सेकंड ऐसे ही रह जाता है। आपको सेकंड ग्रुप के इस एडवांस को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उसके लिए मैं आपके साथ में हूँ, और हम आगे प्लानिंग करेंगे। बस ये बताना चाहूँगा कि पेपर के लिए बारे में कोई भी प्रेडिक्शन मत रखिए कि पेपर कैसे इजी आएगा। हम अपनी पूरी 100% अपना दे दें किसी भी पेपर को प्रिपेयर करने में। थैंक यू।